आज हम इतिहास के उस दौर की बात करेंगे जब भारत हमेशा के लिए बदल गया। 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक भूकंप था। एक ऐसा भूकंप जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। बिल्कुल। तो इस भूकंप के बाद अंग्रेजों ने जो नया भारत बनाया वो कैसा था? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। और ये जानना भी जरूरी है कि कैसे हार के बाद भी भारत ने अपने राजनीतिक अधिकार मांगने शुरू किए। हाँ, और कैसे अंग्रेजों ने सत्ता पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक नई बिसात बिछाई। तो हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ कानूनों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नियंत्रण और सहयोग की एक जबरदस्त कहानी है। हाँ, एक तरफ अंग्रेजों का डर था और दूसरी तरफ भारतीयों की बढ़ती हुई आवाज। चलिए इस दिलचस्प खींचतान को समझते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 1857 की क्रांति से। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि सिर्फ कारतूसों की वजह से हुआ एक सैनिक विद्रोह था। हाँ, जो कि अधूरी सच्चाई है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, है ना? ये ब्रिटिश राज के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल था। बिल्कुल। वो कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी, बारूद तो मतलब सालों से इकट्ठा हो रहा था। अच्छा। सोचिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने किसानों को, बुनकरों को, कारीगरों सबकी कमर तोड़ दी थी। जमीनें छीनी जा रही थी। फिर वो भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दे रहे थे, जैसे सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। भले ही आज हमें ये सुधार लगे। हाँ, पर उस वक्त के कई भारतीयों को ये अपनी संस्कृति पर हमला लगा। और सेना के अंदर भी तो काफी तनाव था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, कम वेतन, प्रमोशन न मिलना, ये सब भी था। और इन सब के ऊपर थी लॉर्ड डलहौजी की वो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ। जिसके तहत कई भारतीय रियासतों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो मतलब शासकों में गुस्सा था, सैनिकों में गुस्सा था, आम जनता में भी गुस्सा था। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बन गया था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो जब ये विस्फोट हुआ तो लंदन में बैठे लोगों को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, जो अब तक एक व्यापारिक कंपनी के भेष में सरकार चला रही थी, अब ये खेल और नहीं खेल सकती। मतलब एकदम सही कहा आपने। द कंपनी वॉज फायर्ड। एकदम सही कहा आपने। उन्हें एहसास हो गया कि अगर भारत जैसी सोने की चिड़िया को हाथ में रखना है तो अब कंपनी के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार को अपने हाथ में लेनी होगी। बिल्कुल। और इसी हड़बड़ी में क्रांति के ठीक एक साल बाद 1858 में एक बड़ा कानून लाया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने जमीनी स्तर पर क्या बदला? इसने 3 बहुत बड़े और कह सकते हैं बुनियादी बदलाव किए। पहला और सबसे बड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। मतलब भारत आधिकारिक तौर पर पेटेंट का एक उपनिवेश बन गया, एक ट्रेडिंग कंपनी की जगह अब सीधे एक साम्राज्य शासन कर रहा था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव था पद का। अब तक जो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता था, हाँ, उसे एक नया और ज्यादा वजनदार टाइटल दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय, जिसका मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। सही, यानी वो अब भारत में सीधे महारानी का नुमाइंदा था। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव भी था, है ना? इससे ये संदेश साफ था कि भारत पर अब कोई कंपनी नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन की महारानी राज कर रही हैं। हाँ, और तीसरा बदलाव, वो शायद सबसे चालाकी भरा था। अच्छा। वो लंदन में हुआ। वहां भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया। और ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था। हाँ, और भारत से जुड़े सभी मामलों के लिए वही जिम्मेदार था। और उसकी मदद के लिए काउंसिल भी थी, 15 सदस्यों की। मुझे अंदाजा है इसमें ज्यादातर वो अंग्रेज अफसर ही होंगे जो भारत में सालों तक काम कर चुके थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई, जिसमें ज्यादातर रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। तो मतलब भारत के लिए नीतियां अब भी वही अंग्रेज बना रहे थे? बस अब वो लंदन में बैठकर बना रहे थे। भारत की अपनी आवाज वो अभी भी पूरी तरह से गायब थी। सारी शक्ति दिल्ली और लंदन में सिमट कर रह गई थी। वाह, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं था, ये तो एक तरह से भारत की गुलामी के आधिकारिक दस्तावेज पर मुहर लगाने जैसा था। हाँ, तो अब जब सत्ता सीधे अंग्रेजों के हाथ में थी, वो डर तो गए होंगे कि कहीं दोबारा 1857 जैसा कुछ ना हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा। उनका अगला कदम क्या था? यही सबसे दिलचस्प मोड़ है। 1857 ने उन्हें एक बात सिखा दी थी। क्या? कि सिर्फ डंडे के जोर पर इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगा कि अगर भविष्य में ऐसे विद्रोहों से बचना है तो कुछ प्रभावशाली भारतीयों को अपने साथ मिलाना जरूरी है। अच्छा,
एक सेफ्टी वाल्व की तरह? हाँ, कुछ ऐसे लोग जो सरकार और जनता के बीच एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर सके। इसे उन्होंने नाम दिया सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। लेकिन क्या हम इसे अंग्रेजों की दूरदर्शिता कह सकते हैं, या ये सिर्फ अपना राज बचाने की एक चतुर राजनीतिक चाल थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। सच शायद दोनों के बीच में कहीं है। ये एक मजबूरी भी थी और एक चाल भी। और इसी चाल के तहत लाया गया अगला कानून भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहीं से भारतीयों की भागीदारी की एक बहुत धीमी सी शुरुआत होती है। इस 1861 के कानून में ऐसा क्या था? पहली बार वायसराय की विधान परिषद, यानी कानून बनाने वाली सभा। हाँ, उसमें कुछ भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई। एक मिनट, उन्हें शामिल किया गया मतलब नामांकित या नॉमिनेट किया गया, उन्हें चुना नहीं गया? बिल्कुल। तो मतलब वायसरॉय अपनी पसंद के लोगों को चुनता था? हाँ, और वो लोग अक्सर राजा महाराजा या बड़े जमींदार होते थे जो अंग्रेजों के वफादार माने जाते थे। आम आदमी की तो कोई पहुंच ही नहीं थी। लेकिन फिर भी? हाँ, फिर भी कागज पर ही सही, ये पहली बार था कि भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या था? मैंने पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। वायसरॉय ने अपनी काउंसिल के सदस्यों को अलग अलग सरकारी विभाग सौंप दिए, जैसे किसी को गृह विभाग, किसी को राजस्व, किसी को वित्त। ये तो हमारे आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, ये उसी का एक बहुत ही शुरुआती रूप था, जहां हर मंत्री के पास अपना एक मंत्रालय होता है। ठीक है, तो एक तरफ कुछ चुने हुए भारतीयों को शामिल किया गया और दूसरी तरफ सरकार चलाने का एक व्यवस्थित तरीका बनाया गया। लेकिन इन भारतीय सदस्यों के पास कोई असली शक्ति थी या वो सिर्फ सजावट के लिए थे? आप मुद्दे की बात पर आ गए। उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ गैर सरकारी सदस्य थे। मतलब? वो ना तो बजट पर वोट कर सकते थे, ना ही सरकार की नीतियों पर कोई तीखा सवाल पूछ सकते थे। सारी असली शक्ति वायसराय के हाथ में ही थी। तो ये लोकतंत्र का एक दिखावा ज्यादा था, हकीकत कम। बिल्कुल। तो 1861 में अंग्रेजों ने भारतीयों को एक तरह से एक लॉलीपॉप थमा दिया। पर क्या भारतीय इससे चुप बैठने वाले थे? बिल्कुल नहीं। अगले 30 सालों में एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जिसने इस दिखावे के लोकतंत्र की पोल खोलनी शुरू कर दी। आपने सही इशारा किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ। अब तक जो मांगे बिखरी हुई थीं, उन्हें एक संगठित मंच मिल गया। कांग्रेस ने याचिकाओं और प्रस्तावों के जरिए लगातार ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें और अधिकार चाहिए और ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए। हाँ, तो क्या इस दबाव का कोई असर हुआ? इसी के जवाब में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, है ना? हाँ, असर तो हुआ, हालांकि उतना नहीं जितनी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। इस कानून से दो बड़ी बातें हुई। क्या? पहली, एक बहुत ही सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष? हाँ, अंग्रेजों ने चुनाव शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया, लेकिन अब प्रांतीय परिषदों जैसी संस्थाओं की सिफारिश पर कुछ सदस्यों को नामांकित किया जाने लगा। तो मतलब ये सीधे चुनाव नहीं थे, लेकिन ये नामांकन से एक कदम आगे था। सही। और दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, दूसरी और सबसे जरूरी बात ये थी कि भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका यानी प्रशासन से सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। यहां पर थोड़ा रुकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, प्रशासन से सवाल पूछने का अधिकार। सोचिए, ये पहली बार था कि एक भारतीय भरे सदन में एक बड़े अंग्रेज अफसर से पूछ सकता था, जनाब आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया? हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भले ही उस सवाल पर कोई एक्शन न लिया जाए या बजट पे वोट न दिया जा सके, लेकिन सरकार से हिसाब मांगने की जो परंपरा शुरू हुई, वो आज हमारी संसद की नींव है। इट वॉज द फर्स्ट क्रैक इन द वॉल। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। यही इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहीं से भारत में संसदीय लोकतंत्र की वो जड़ें पड़नी शुरू हुई जहां विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती है। लेकिन सवाल पूछना एक बात है और असली सत्ता में हिस्सेदारी मिलना दूसरी। हाँ। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते माहौल बहुत गर्म हो चुका था। 1905 में बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रवाद की आग भड़क रही थी। एक उग्र धारा भी पैदा हो रही थी जो अब सिर्फ याचिकाओं से आगे बढ़कर सीधी कार्रवाई की बात कर रही थी। और इसी बीच 1906 में आगा खान के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेता वाइसराय मिंटो से मिले। अच्छा। और मुस्लिमों के लिए विशेष राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जिसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अंग्रेजों को यहाँ एक मौका दिखा। मौका हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का? हाँ,
इसी माहौल में आए 1909 के मॉली-मिंटो सुधारों के नाम पर अंग्रेजों ने अपना सबसे खतरनाक पासा फेंका। और वो था पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये शब्द हमने इतिहास की किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन चलिए इसे आज आसान भाषा में समझते हैं। ये था क्या और इतना विवादास्पद क्यों था? इसका सबसे कंट्रोवर्शियल और शायद सबसे खतरनाक आइडिया था पृथक निर्वाचन मंडल का। क्या था इसमें? इसके तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बना दिए गए, जहां सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। तो तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि इससे मुस्लिम हितों की रक्षा होगी। इसे ऐसे समझिए जैसे एक क्रिकेट टीम में नियम बना दिया जाए कि स्पिन गेंदबाज को सिर्फ स्पिन गेंदबाज ही वोट देकर चुन सकते हैं। हाँ, और तेज गेंदबाज को सिर्फ तेज गेंदबाज। टीम एक है, पर उसे चुनने वाले अलग अलग गुटों में बंट गए। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। इसने भारतीय समाज को राजनीतिक तौर पे ठीक इसी तरह बांट दिया। हाँ, इसने भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए धर्म का जहर खोल दिया। इसने अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को एक कानूनी और संस्थागत रूप दे दिया। और कई इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से उस रास्ते की शुरुआत हुई जो 1947 में भारत के विभाजन तक गया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। तो अगर हम 1858 से 1909 तक के इस पूरे दौर को एक साथ देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये एक अजीब सी तस्वीर है। ये वाकई एक मिलीजुली तस्वीर है। एक तरफ इन सुधारों के जरिए अंग्रेजों ने अपना शासन और मजबूत किया। उन्होंने सत्ता का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास लंदन में रखा। लेकिन दूसरी तरफ अनजाने में ही सही, इन अधूरे सुधारों ने भारतीय राजनीति में एक नई जान फूंक दी। वो कैसे? भारतीयों ने सवाल पूछना सीखा, चुनाव की प्रक्रिया को समझा और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ना सीखा। शुरू हुई थी वो 1909 तक आते आते एक बड़ी लहर बन चुकी थी। तो ये सुधार बनाम शोषण का दौर था। अंग्रेज उतने ही सुधार कर रहे थे जितने से उनका शासन सुरक्षित रहे। और भारतीय उन्हीं सुधारों का ही इस्तेमाल करके और ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे। एक लगातार चलने वाली खींचतान। हाँ, एक नियंत्रित लोकतंत्र जहां चाबी हमेशा अंग्रेजों के हाथ में रहती थी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे 1857 की राख से एक नया राजनीतिक भारत जन्म ले रहा था। अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर भारतीयों को कुछ अधिकार दिए, लेकिन बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखी। हाँ, ये एक ऐसा दौर था जहां नियंत्रण और सहयोग साथ साथ चल रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, 1909 के सुधारों से न तो कांग्रेस खुश थी और न ही उग्र राष्ट्रवादी। ऊपर से पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अंग्रेजों पर दबाव बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने सत्ता के बंटवारे का एक नया और भी ज्यादा जटिल प्रयोग करने का फैसला किया, जिसे द्वैध शासन यानी डायरकी कहा गया। द्वैध शासन मतलब दो लोगों का राज। ये क्या था, ये क्यों लाया गया और क्यों ये बुरी तरह से फेल हुआ, और इसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या असर पड़ा, इन सब पर हम अगली बार बात करेंगे जब हम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर गहरी नजर डालेंगे। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। हाँ, इन सभी सुधारों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें ब्रिटिश शासन की देन थी, एक ऐसा तोहफा जो उन्होंने धीरे धीरे हमें दिया? या फिर ये भारतीयों के अपने संघर्ष का नतीजा था, एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने ब्रिटिश व्यवस्था के भीतर और उसके खिलाफ दोनों तरह से लड़ी और लोकतंत्र को टुकड़ों में छीना? इस पर जरूर सोचिए।